हाँ जी बेटे, अब आप जल्दी से क्वेश्चन नंबर 18A अपनी बुक का ओपन कीजिए। 18A हम करने वाले हैं, ध्यान से देखिएगा। ये है जी आपका क्वेश्चन नंबर 18A। क्वेश्चन के अंदर क्या बातें बताई गई है कि फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट कैश इनफ्लोज फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। बेटे देखो, क्वेश्चन ने साफ साफ पहले ही बता दिया कि इस क्वेश्चन में इनफ्लो आने वाला है और कह रहे जी उसे कैलकुलेट करके दिखाओ। देखो क्वेश्चन का चैलेंज देखो, कह रहे जी मैं आपको आंसर बता रहा हूँ कि इनफ्लो में ही आएगा, मतलब पॉजिटिव ही आएगा। चलिए जी देखते हैं फिर क्या क्या गिवन है। पी एंड एल के दो बैलेंसेस गिवन है और दोनों ही क्रेडिट बैलेंसेस हैं। इन दोनों पी एंड एल के बैलेंसेस से हमें पता चलेगा कि इस साल का इंक्रीमेंटल प्रॉफिट क्या है। जनरल रिजर्व में हमने ट्रांसफर कितना किया, इनकम टैक्स का प्रोविजन कितना बना। अगर तीन में से कोई एक भी चीज गिवन हो, कौन सी तीन चीजें? जनरल रिजर्व या किसी भी रिजर्व में ट्रांसफर करना, इनकम टैक्स होना या फिर डिविडेंड का होना, तो हमें पीबीटी का वर्किंग नोट बनाना पड़ता है। अब यहाँ पे तो दो चीजें अपेरेंटली पता चल रही है, तो पीबीटी का वर्किंग नोट तो बनेगा जी, ये बात क्लियर हो गई। डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स रिटर्न ऑफ 10,000। इसके अलावा हमें डिस्काउंट बताया हुआ है, प्रीपेड एक्सपेंसेस बिगिनिंग में बताए गए, एंड में नहीं बताए गए। लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर और इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट, ये सारा डेटा गिवन है। देखिए कई बार आपको इस तरीके से भी इंफॉर्मेशन दी जाती है, वो दो बैलेंसेस दे देता है, कभी एक बैलेंसेस देता है एक ही क्वेश्चन के अंदर। तो इस तरह का क्वेश्चन हमें कैसे करना है, चलिए देखते हैं। 18A पहले तो आप पूरा फॉर्मेट बना लीजिए। क्वेश्चन नंबर है 18A, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज हम निकाल रहे हैं और यहाँ आएगा जी हमारा वर्किंग नोट। देखो बेटे, इसमें वर्किंग नोट बनेगा ही बनेगा पीबीटी, क्योंकि हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो वर्किंग नोट नंबर 1 हमारा है कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट बिफोर टैक्स। बहुत साफ साफ ये वर्किंग नोट बनाइएगा। मैं आपको इससे पहले भी बता चुका हूँ कि आप इस वर्किंग नोट को बिल्कुल अच्छे से प्रेजेंट करेंगे जी। ओके, तो पीबीटी हमें निकालना है। अब किसी भी चीज के पीछे भागना नहीं है, जैसे जैसे इंफॉर्मेशन हमें गिवन है बस हम उस इंफॉर्मेशन को रीड करेंगे और उसे अप्लाई करेंगे जहां जाना है। सबसे बेस्ट और आसान तरीका क्वेश्चन को करने का यही होता है। डोंट रन, डोंट चेज द रिक्वायरमेंट्स ऑफ आंसर, वो अपने आप आएंगे। आप बस क्वेश्चन को देखते हुए चलिएगा। सबसे पहले पी एंड एल के दो बैलेंसेज हैं। लास्ट ईयर 5,50,000 था और इस साल है 8 लाख। इसका मतलब 2,50,000 का हमने प्रॉफिट इसमें इंक्रीमेंट किया है। ओके, तो लेट्स राइट इंक्रीमेंटल प्रॉफिट। $2,50,000, 2,50,000 रुपये। नेक्स्ट हमें बताया हुआ है कि अमाउंट हमने कितना ट्रांसफर किया है जनरल रिजर्व को, तो यहां लिखेंगे अमाउंट ट्रांसफर्ड टू जनरल रिजर्व। देखिए हमें पीबीटी कैलकुलेट करते वक्त उल्टा चलना होता है, तो जो चीज़ें घट गई है इंक्रीमेंटल प्रॉफिट तक पहुंचने में, वो सारी चीज़ें आप क्या करते हैं, ऐड बैक करते हैं। तो जनरल रिजर्व में हमने कितना ट्रांसफर किया है, 50,000 रुपये, ये वापसी ऐड होगा। इनकम टैक्स का प्रोविजन भी ऐड होगा। अब बेटे मेरी बात ज़रा ध्यान से सुनना, इस क्वेश्चन में हमें इनकम टैक्स सिर्फ एक ही गिवन है, वो है 1,50,000। तो देखिए ये जो 1,50,000 है, ये पीबीटी कैलकुलेट करते वक्त, मतलब प्रॉफिट बिफोर टैक्स कैलकुलेट करते वक्त ऐड भी होगा। इसके अलावा जब हम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज निकालेंगे आफ्टर टैक्स, तो यही प्रॉफिट माइनस भी होगा। ओके जी, ये प्रॉफिट बोल रहा हूँ, ये इनकम टैक्स माइनस भी होगा। अब बेटे इसकी कैलकुलेशन करिए, टोटल करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 4,50,000।
लो जी, ये आ गया हमारा प्रॉफिट बिफोर टैक्स, यानी कि पीबीटी। अब इस प्रॉफिट बिफोर टैक्स को आप यहाँ ले आइए और बाकी जितना भी ढांचा आपका रहता है उसे पूरा तैयार कर लीजिए। प्रॉफिट बिफोर टैक्स, और इस प्रॉफिट बिफोर टैक्स में अमाउंट आएगा 4,50,000। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में आप इसे इनर कॉलम में भी रख सकते हो और आउटर कॉलम में भी, जैसे भी आपका मन करे। प्रॉफिट बिफोर टैक्स, और अब आएगा इसमें एडजस्टमेंट। बताइए जी, इस प्रॉफिट में कितनी एडजस्टमेंट करनी होती है? 2। हमें कैश प्रॉफिट निकालना होता है, तो 2 एडजस्टमेंट हम कौन सी करेंगे? नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स की। ये 2 एडजस्टमेंट की जाएगी, नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम। और लगभग फिर उसके बाद 5 से 6 लाइनें आप छोड़िए तो आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट आता है बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। ये भी आप अभी लिख दीजिए, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल। अब बेटे इसके बाद जो आइटम जहां जाना है बस वो वहां चला जाएगा। हालांकि ये काम भी हमें पहले ही कर लेना चाहिए जब हम फॉर्मेट बनाते हैं। तो चलिए जी, पीबीटी हो गया था, पहले 4 आइटम हो गए थे। अब इसके बाद कहते हैं जी डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर रिटर्न ऑफ है 10,000। अगर मेरे बच्चे कोई भी चीज राइट ऑफ की जाती है तो देखिए, राइट ऑफ करने का मतलब ये होता है कि हमने बस एक अकाउंटिंग एंट्री की, ना पैसा आया ना पैसा गया। तो एक तरह से ये एक नॉन कैश लॉस है, और जितने भी नॉन कैश लॉसेस या गेन्स होते हैं हमें उनका इफेक्ट हटाना होता है। तो जो डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर है इसका इफेक्ट हम हटाएंगे। देखिए, ये राइट ऑफ हुआ था, मतलब इसे हमने माइनस किया था, और अगर बेटे जी ये माइनस किया था तो इफेक्ट हटाने के लिए क्या किया जाएगा? इसे प्लस किया जाएगा। इसके अलावा आप दूसरे रट्टेमार तरीके से भी सोच सकते हैं, क्योंकि ये एक लॉस है तो हमें लॉसेस से प्यार है, और लॉसेस को हम प्लस करेंगे और प्रॉफिट्स को हम माइनस करेंगे। प्रीपेड एक्सपेंसेस, बेटे बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, सिर्फ बिगिनिंग के गिवन है, एंड के प्रीपेड एक्सपेंसेस नहीं है। अगर नहीं है तो मैं एंड में प्रीपेड एक्सपेंसेस को 0 मान लूंगा। अगर मैं ऐसा करता हूँ तो देयर विल बी डिक्रीज इन प्रीपेड एक्सपेंस, और प्रीपेड एक्सपेंस एक करंट एसेट है। जितने भी करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी से रिलेटेड चीजें होती है वो सारी की सारी वर्किंग कैपिटल में आती है। तो इसे हम लिखेंगे यहाँ डिक्रीज इन प्रीपेड एक्सपेंस। प्रीपेड एक्सपेंसेस डिक्रीज हुए हैं 8,000 से, और अगर करंट एसेट्स डिक्रीज हुए तो दिस इज लॉस। अगेन लॉस को हमें क्या करना है? प्लस। लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर, बेटे एक नॉन ऑपरेटिंग लॉस है। देखिए, मेरा बिजनेस किसी भी चीज का हो, अगर मैं फर्नीचर बेच रहा हूं तो मैं एक एसेट बेच रहा हूं, और एसेट बेचने की वजह से अगर कोई भी नुकसान होता है तो ये मेरे लिए होता है एक नॉन ऑपरेटिंग लॉस। तो हम इसे माइनस कर चुके हैं, तो अब इसे ऐड बैक करेंगे। ओके जी। इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट, इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट एक इन्वेस्टिंग एक्टिविटी की इनकम होती है, मतलब इन्वेस्टमेंट से इनकम हुई है, तो ये बिजनेस की इनकम नहीं है। और क्योंकि ये पहले ऐड हो चुकी है तो हमें इसके इफेक्ट को रिवर्स करना पड़ेगा। एक नॉन ऑपरेटिंग इनकम है जी ये, तो इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट हो जाएगा यहाँ पे माइनस। लो जी, इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट माइनस करेंगे 4,000 रुपये। आप ऐसे भी सोच सकते थे कि ये एक फायदा है तो फायदे को हमें क्या करना है? माइनस। लो जी, बस सारे आइटम हो गए, बेटे बस कैलकुलेशन रह गई है, जल्दी से कैलकुलेशन करिए। तो ये आएगा आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस 4,57,000। अब इसमें आप 8,000 को करेंगे प्लस। अगर मैं 8,000 को प्लस करता हूं तो ये हो जाता है 4,63,000, करेक्ट। लेकिन बेटे इसमें एक और चीज है,
इसमें इनकम टैक्स गिवन है। तो देखिए यहां से जो आएगा ये हमारा कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज तो होगा बट बिफोर टैक्स। और क्योंकि ये बिफोर टैक्स है, अब आप इसमें से माइनस करेंगे टैक्स, लेस करेंगे टैक्स। तो बताइए जरा टैक्स कितना माइनस करना है, जितना आपने ऐड बैक करा था, क्योंकि हमारे पास सिर्फ एक ही टैक्स गिवन है। सर अगर दो होते तो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि जो प्रीवियस ईयर का होता है वो यहाँ माइनस होता है और जो करंट ईयर का इनकम टैक्स होता है वो यहाँ प्लस होता है। यहाँ प्लस क्यों होता है करंट ईयर का, क्योंकि करंट ईयर के प्रॉफिट में से करंट ईयर का ही टैक्स माइनस होता है। तो जो चीजें माइनस हुई होती है हमें बस उसका इफेक्ट रिवर्स करना है, तो हम इसी को ऐड बैक करते हैं। इसके अलावा ये प्रीवियस ईयर का माइनस यहाँ क्यों होता है, क्योंकि वो पिछले साल वाला टैक्स इस साल पे किया जाता है। अक्सर इनकम टैक्स में ये होता है कि जो करंट ईयर में टैक्स होता है वो करंट ईयर में ना पे करके नेक्स्ट ईयर में पे किया जाता है, बस इस वजह से। बस बेटे जी अब इसे माइनस कर दीजिए। इस क्वेश्चन में तो खैर बिल्कुल ही सिंपल है सारी चीजें। आप इसे माइनस करेंगे तो ये बनेगा आपका 3,15,000, 3,15,000 रुपये। और ये 3,15,000 रुपये आप आउटर कॉलम में दिखाएंगे और ये हमारा फाइनल होगा कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। लो जी ये हो गया डन। 18th ए के बाद इससे मिलता जुलता एक और क्वेश्चन है 18th बी। चलिए जल्दी से 18th बी भी कर देते हैं। ये है जी क्वेश्चन नंबर 18th बी। बेटे जी सबसे पहले तो क्वेश्चन को रीड करेंगे और समझेंगे कि क्वेश्चन में है क्या। तो ये बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन है, वही 2 ईयर्स के फिगर्स गिवन है, कुछ चीजें सिर्फ सिंगल ईयर की गिवन है, उसी टाइप की इंफॉर्मेशन है। आप ध्यान से देखिएगा। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। हमें कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज निकालना है और अगर कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज निकालना है तो बेटे सबसे पहला काम तो ये है कि आप अपने फॉर्मेट को रेडी करें। आप पूरा फॉर्मेट रेडी कर लीजिए, सबसे बेस्ट यही होता है। देखिए एक लाइन यहाँ छोड़ेंगे प्रॉफिट बिफोर टैक्स के लिए, इसके बाद हम यहाँ दिखाएंगे एडजस्टमेंट। 2 चीजों की एडजस्टमेंट की जाती है, एक तो नॉन कैश आइटम्स की और दूसरी नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स की। तो नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स यहां पे ये दिखाया जाएगा और फिर उसके बाद वही 5-6 लाइनों का गैप छोड़िए और फिर आप ऑपरेटिंग प्रॉफिट लिख दीजिए। ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। देखो सबसे पहले तो फॉर्मेट रेडी करना जरूरी है, क्योंकि फॉर्मेट एक बार रेडी हो गया तो अपना सारा का सारा काम बड़ा स्मूथली होगा। लो जी ये मेरा फॉर्मेट हो गया डन। अब इसके बाद देखिए क्वेश्चन को ध्यान से। सबसे पहले P&L के 2 बैलेंसेस गिवन है। प्रीलिमिनरी एक्सपेंस राइट ऑफ और ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व है। बस बेटा मुझे बस यही देखना था कि क्या इसमें पीबीटी का वर्किंग नोट बनाने की जरूरत है या नहीं। तो जवाब है कि बिल्कुल जरूरत है। तो आप यहां पे वर्किंग नोट अभी से रेडी कर दीजिए, वर्किंग नोट। और अब हम बिल्कुल फ्लो में सारा काम करेंगे, कहीं पे भी नहीं रुकेंगे। जो जो आइटम जहां जाना है बस उसे वहां वहां ट्रांसफर करते हुए चलेंगे। लो जी ये हो गया तैयार कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अब आ जाइए जी क्वेश्चन पे, जल्दी से देखिए। P&L का बैलेंस हमें गिवन है बिगिनिंग में 12,000 रुपए डेबिट। ध्यान से देखिएगा ये 12,000 रुपए में डेबिट बैलेंस है, मतलब ये लॉस था। और एंड में है 60,000 यानी कि ये फायदा है। तो इसका मतलब बेटे 12,000 नेगेटिव से हम 60,000 पॉजिटिव पे आए। तो इस बार जानते हैं हमने कितना ट्रांसफर किया होगा। इंक्रीमेंटल प्रॉफिट हमने ट्रांसफर किया होगा 72,000,
हैं सर ये कैसे? बड़ी सिंपल सी बात है। अगर 12,000 नेगेटिव है तो पहले उस नेगेटिव बैलेंस को आपने क्या बनाया होगा? पॉजिटिव बनाया होगा, ठीक है। और पॉजिटिव बनाने के बाद आपके पास 60,000 और आ गए, तो पहले तो मुझे 12,000 पॉजिटिव चाहिए उसे जीरो करने के लिए, और फिर 60,000 और हो गए, तो यानी कि मैंने कुल मिला के 72,000 रुपीज इसमें ट्रांसफर किए, तभी जाके ऐसा हुआ है कि इंक्रीमेंटल प्रॉफिट 72,000 रुपये हुआ और हमारा क्लोजिंग बैलेंस P&L का 60,000 बना। आगे देखिएगा, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस को राइट ऑफ कर रहे हैं। बेटे किसी भी चीज को राइट ऑफ अगर आप करते हैं तो वो एक नॉन कैश एक्सपेंस या लॉस होता है, और यहां हमने राइट ऑफ किया है जी किसको? प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस को। तो सारे के सारे नॉन कैश आइटम्स कहां आएंगे आपके? ये आएंगे जी एडजस्टमेंट में। तो 10,000 रुपए, क्योंकि ये एक लॉस है तो इसे हम प्लस करेंगे। आगे देखिएगा, ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व हो, डिविडेंड हो या टैक्स हो, ये तीनों ही हमारे कहां आते हैं? प्रॉफिट बिफोर टैक्स के वर्किंग नोट में। तो ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, जनरल रिजर्व में हमने इस बार ट्रांसफर कितना अमाउंट किया है? 40,000 रुपीज। तो लो बच्चे यहां लिख देंगे हम 40,000 रुपए। आगे जी ट्रांसफर टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स। बेटे आप ध्यान से समझना, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स को क्रिएट करना ये कोई प्रॉफिट का एप्रोप्रिएशन नहीं होता है, मतलब ये एक तरह से खर्चा होता है, ये प्रॉफिट का डिवीजन नहीं होता है, वो यहां नहीं आएगा। यहां तो रिजर्व्स आते हैं, प्रोविजंस नहीं आते, और ये हमने प्रोविजन में ट्रांसफर किया है। देखिए उसने बड़ी खूबसूरती से क्वेश्चन में आपके दिमाग में एक कंफ्यूजन डालने के लिए पहले ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व लिखा और फिर उसके बाद ट्रांसफर टू प्रोविजन लिखा। आप इस क्वेश्चन की चालाकी समझ रहे हैं? वो आपको ट्रांसफर के नाम पे बेवकूफ बनाना चाहता है कि बच्चा यहाँ पे गलती कर दे। गलती कतई नहीं करनी है बेटे। प्रोविजन में आप कुछ भी ट्रांसफर करते हैं तो ये एक नॉन कैश खर्चा होता है। आप इसे कहाँ दिखाएंगे? ट्रांसफर टू प्रोविजन नॉन कैश आइटम है। हालांकि मैं आपको बता दूं, प्रोविजन में जो ट्रांसफर किया जाता है ये वर्किंग कैपिटल में भी आ सकता है। सर वर्किंग में भी आ सकता है? यस, वो इस वजह से क्योंकि प्रोविजंस जितनी भी होती है ये सारे प्रोविजंस हमारे करंट लायबिलिटी कहलाती है, और अगर आपने इसमें कुछ भी ट्रांसफर किया तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, क्या वो लायबिलिटी को इंक्रीज करेगा या नहीं करेगा? तो वो यहाँ भी आ सकता है। तो सर हम कहाँ दिखाएं? तो अब मेरी बात ध्यान से और बहुत गंभीरता से समझिएगा। अगर तो सिर्फ गिवन है ट्रांसफर टू प्रोविजन लाइक इट इज गिवन हियर, तो आप यहाँ दिखा दीजिएगा। कहाँ पे? एडजस्टमेंट में। लेकिन अगर दो बैलेंसेस गिवन हो, मतलब प्रोविजन का ओपनिंग बैलेंस भी हो और क्लोजिंग बैलेंस भी हो, और वहाँ से पता चल रहा हो कि प्रोविजन में इंक्रीज आया है यानी कि ट्रांसफर हुआ है, तो वो अमाउंट आपका यहाँ आएगा। ये बात क्लियर हो गई? अब देखिए ट्रांसफर टू प्रोविजन, कितना ट्रांसफर करना है प्रोविजन में? 6,000 रुपये, और क्योंकि ये भी एक लॉस है तो प्लस होगा। इंक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल, कितना अच्छा क्वेश्चन है। हमें डायरेक्टली बता दिया कि ट्रेड रिसीवेबल हुए हैं इंक्रीज, और बेटे ट्रेड रिसीवेबल होते हैं डेटर्स और बिल्स पेबल मिला के ट्रेड रिसीवेबल बनते हैं। तो ट्रेड रिसीवेबल का बढ़ना मतलब अपने करंट एसेट्स बढ़े, और करंट एसेट्स अगर बढ़ रहे हैं तो ये हमारे लिए फायदे की बात है या नुकसान की बात है? बिल्कुल फायदे की बात है ना। करंट एसेट अगर बढ़ेंगे और फायदों से हमें प्यार नहीं है तो माइनस। नेक्स्ट देखिए ट्रेड पेबल्स। अब देखिए ट्रेड पेबल्स के दो बैलेंसेस हैं, शुरुआत में है 60,000 और एंड में है 52,000। इसका मतलब ट्रेड पेबल्स में डिक्रीज हुआ है, और ट्रेड पेबल्स होती है करंट लायबिलिटी। जैसे रिसीवेबल होते हैं हमारे एसेट, इसी तरह से पेबल होते हैं जी हमारे करंट लायबिलिटी। तो अगर बेटे ट्रेड पेबल्स घट गए यानी कि डिक्रीज हुआ ट्रेड पेबल्स में, तो ये हमारे लिए
अगेन एक फायदा है, लाइबिलिटी कम हुई है 8000 से, तो इसे फिर से आपको क्या करना होगा, लेस। प्रीपेड एक्सपेंसेस बिगिनिंग में 7500 और एंड में है 5000। लो जी, प्रीपेड एक्सपेंसेस में भी क्या हो गया है, डिक्रीज। तो डिक्रीज इन प्रीपेड एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस में डिक्रीज हुआ है 2500 से, 2500 से। अगर प्रीपेड एक्सपेंसेस घटे तो इसका मतलब करंट एसेट्स घट गए, और करंट एसेट्स का घटना अपने लिए है एक लॉस, तो लॉस प्लस होंगे। आगे देखिएगा, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस बिगिनिंग बैलेंस गिवन है 4000, एंड में कुछ भी नहीं बताया। अगर बेटे एंड में कुछ भी नहीं बताया है तो इसका मतलब जितना बैलेंस शुरुआत में था वो जीरो हो गया एंड में, यानी कि डिक्रीज इन आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 4000। करंट लायबिलिटी होते आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, और अगर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस घटे मतलब करंट लायबिलिटी घटी तो फायदा, और फायदे को हम क्या करेंगे, माइनस। बस जी किस्सा ही खत्म, अब और कुछ भी नहीं बचा है। आप जल्दी से इसका टोटल करिए। पीबीटी सबसे पहले तो पीबीटी हमारा आएगा 1,12,000, 1,12,000 रुपए। इस 1,12,000 को सबसे टॉप पे प्रॉफिट बिफोर टैक्स के तौर पे लेंगे, और ध्यान रखिए कि आप जब यहाँ प्रॉफिट बिफोर टैक्स लिखें तो आप ब्रैकेट में वर्किंग नोट नंबर 1 जरूर डाल दें, तो ये आएगा 1,12,000। अब आप प्लस कर दीजिए, प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 1,28,000, 1,28,000। क्योंकि इसमें कोई टैक्स वगैरह तो है नहीं जी, बस अब यहाँ से डायरेक्टली आंसर आ जाएगा, और आंसर हमारा साफ साफ पता चल रहा है जी, पॉजिटिव में आएगा 86,500। ये होंगे हमारे कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। हाँ जी बेटे, क्या आपको ये समझ में आ गया? ये 18 का बीबी हो गया। अब हमारा कंप्लीटली ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के जितने भी क्वेश्चंस हैं आपकी बुक में, हमने वो सारे के सारे A to Z कवर किया। यहाँ पे आके कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का जो पार्ट ए वाले क्वेश्चन थे, मतलब दो तरह के क्वेश्चन आते हैं ना, एक ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के, एक कैश फ्लो स्टेटमेंट के। तो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज वाले क्वेश्चन यहाँ पे खत्म होते हैं। नेक्स्ट क्लास में हमारे स्टार्ट होंगे कैश फ्लो स्टेटमेंट फुल फ्लेज क्वेश्चन। थैंक यू, बाय बाय, एंड पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। ओके जी।